हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 8 न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1. Is it correct to state that migrant intellectuals played a role in the institutionalization of postcolonial theory? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि क्या माइग्रेंट या एक्सपैट्रिएट स्कॉलर्स जैसे एडवर्ड सैड, होमी भाभा और गायत्री स्पाइवक ने पोस्ट कलोनियल थियरी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हमें उनके आइडियाज, उनकी माइग्रेशन जर्नी और उन्होंने थियरी को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोस्ट कलोनियल थियरी कलोनियल और पोस्ट इंडिपेंडेंस समय के कल्चरल और पॉलिटिकल असरों को समझाती है। ये बताती है कि कलोनियल रूल के बाद भी किस तरह पावर और आइडेंटिटी का स्ट्रगल लिटरेचर और कल्चर में दिखाई देता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो इस थियरी के बेस बन गए, जैसे एडवर्ड सैड, होमी भाभा और गायत्री स्पिवक, एक्चुअली माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल्स द, जो अपने देश छोड़कर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे। उनके डायस्पोरिक एक्सपीरियंस ने उन्हें एक नया नजरिया दिया जिससे उन्होंने पोस्ट कलोनियल थियरी को एकेडमिक लेवल पर एस्टेब्लिश किया। मेन बॉडी। 1. माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल्स और उनका कॉन्टेक्स्ट। माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल्स वो स्कॉलर्स हैं जो अपने देश से बाहर रहकर पढ़ते और लिखते हैं। उनका एक्सपीरियंस दोनों वर्ल्ड्स का होता है, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड। इस हाइब्रिड आइडेंटिटी के थ्रू उन्होंने पावर, कल्चर और बिलोंगिंग के इश्यूज को डीपली समझा। माइग्रेशन ने उन्हें एक आउटसाइडर इनसाइडर पोजीशन दी जिससे उन्होंने कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन किया। 2. एडवर्ड सैड और पोस्ट कॉलोनियल थॉट का फाउंडेशन। एडवर्ड सैड की किताब ओरिएंटलिज्म 1978 पोस्ट कॉलोनियल थियरी की फाउंडेशन मानी जाती है। उन्होंने बताया कि वेस्ट ने ओरिएंट को हमेशा इंफीरियर और एग्जॉटिक दिखाया ताकि अपने डोमिनेंस को जस्टिफाई कर सके। सैड खुद पैलेस्टीनियन अमेरिकन था, इसलिए उनका एक्साइल एक्सपीरियंस उनके थियरी को शेप करता है। उन्होंने लिटरेचर को पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के साथ जोड़ा और पोस्ट कॉलोनियल थॉट को वेस्टर्न एकेडेमिया में एस्टेब्लिश किया। इस तरह उन्होंने लिटरेरी स्टडीज का फोकस बदल दिया, एस्थेटिक्स से आइडियोलॉजी और पावर रिलेशंस तक। 3. होमी के भाभा और कल्चरल हाइब्रिडिटी। होमी भाभा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और उन्होंने हाइब्रिडिटी, मिमिक्री और एम्बिवलेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। उनका मानना था कि कॉलोनाइज्ड लोग अपनी आइडेंटिटी को मिक्स कल्चर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। भाभा के हाइब्रिड बैकग्राउंड ने उन्हें यह समझने में मदद की कि कल्चर एक कांस्टेंट नेगोशिएशन प्रोसेस है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में उनकी प्रेजेंस ने पोस्ट कॉलोनियल थियरी को एक ग्लोबल एकेडमिक रिकॉग्निशन दी। 4. गायत्री स्पाइवक और सबाल्टन का वॉइस। गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक ने अपने ऐसे कैन द सबाल्टन स्पीक के थ्रू एक इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट एंगल दिया। उन्होंने फोकस किया कि मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज कैसे सप्रेस होती है। स्पिवक एक इंडियन स्कॉलर होने के बावजूद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ती थी, जिससे उनका नजरिया यूनिक था। उन्होंने डरिडा का ट्रांसलेशन और डिकंस्ट्रक्शन के जरिए पोस्ट कॉलोनियल थियरी को और थियोरेटिकल डेप्थ दी। 5. पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इन माइग्रेंट स्कॉलर्स के काम ने पोस्ट कॉलोनियल थियरी को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के सिलेबस और रिसर्च का पार्ट बना दिया। यूनिवर्सिटीज में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के नाम से डिपार्टमेंट्स और रिसर्च सेंटर्स ओपन हुए। उनके लिखे बुक्स और थियरीज ने ग्लोबल साउथ लिटरेचर को एक एकेडमिक आइडेंटिटी दी। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ने थियरी को ग्राउंड रियलिटी से दूर कर दिया, लेकिन यह भी सच है कि इसी ने थियरी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाया। कंक्लूजन। तो हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि माइग्रेंट इंटेलेक्चुअल्स ने पोस्ट कॉलोनियल थियरी के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनका डायस्पोरिक एक्सपीरियंस, हाइब्रिड आइडेंटिटी और क्रिटिकल थिंकिंग ने पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स को ग्लोबल लेवल पर लेजिटिमाइज किया। उनके आइडियाज ने लिटरेचर और कल्चर दोनों को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Comment on the title A Grain of Wheat. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें नॉवल अ ग्रेन ऑफ व्हीट के टाइटल का मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझाना है। हमें बताना है कि ये टाइटल किस तरह सैक्रिफाइस, फ्रीडम, बिट्रेयल और रिडेम्पशन जैसे थीम्स को रिप्रेजेंट करता है और कैसे ये केन्या के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टाइटल अ ग्रेन ऑफ व्हीट बाइबल के एक वर्स जॉन चैप्टर 12:24 से लिया गया है। Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. ये लाइन एक सिंबल है सैक्रिफाइस और रीबर्थ का। गुगी वा थियोंगो इस टाइटल के जरिए ये दिखाते हैं कि केन्या की इंडिपेंडेंस एक ऐसी जर्नी थी जिसमें लोगों को अपनी पर्सनल खुशियों और सेफ्टी का बलिदान देना पड़ा। टाइटल एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मैसेज दोनों देता है कि नई जिंदगी तभी आती है जब पुरानी चीजें मर जाती है। मेन बॉडी। 1. बिब्लिकल सिंबलिज्म और सैक्रिफाइस का थीम। टाइटल का बिब्लिकल रेफरेंस बताता है कि मरने से नई जिंदगी पैदा होती है, यानी सैक्रिफाइस से रीबर्थ होता है। मुगो का कैरेक्टर इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। उसका गिल्ट और कन्फेशन एक मोरल रिन्यूअल दिखाता है। केन्या के आज़ादी के स्ट्रगल में कई लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस की, बिल्कुल एक ग्रेन की तरह जो मिट्टी में गिरकर फिर से जिंदा होता है। गिकोन्यो और करंजा जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू ऑथर दिखाता है कि लव, लॉस और बिट्रेयल भी फ्रीडम के प्रोसेस का हिस्सा है। 2. टाइटल का कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल से कनेक्शन। टाइटल सिंबॉलिकली केन्या के कॉलोनियल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जहां पुराना अप्रेसिव सिस्टम गिरता है और नया देश उभरता है। थाबाई के विलेजेस केन्या के लोगों का एक सिंबल है, जो दुख और संघर्ष से गुजरते हैं ताकि आज़ादी मिल सके। नगोगी दिखाते हैं कि फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, ये एक पेनफुल प्रोसेस है जिसमें हर किसी को अपना कुछ खोना पड़ता है। माओ माओ रिबेलियन और इम्प्रिजनमेंट्स एक मेटाफोर है सॉइल के लिए जहां से रिवॉल्यूशन का बीज उगता है। 3. मोरल और साइकोलॉजिकल रीबर्थ। टाइटल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि मोरल और स्पिरिचुअल रीबर्थ को भी दिखाता है। मुगो का कन्फेशन एक तरह का क्लींजिंग है, वो अपना गिल्ट एक्सेप्ट करता है, जिससे उसकी सोल फ्री होती है। विलेजर्स भी अपने ट्रॉमा से गुजरते हैं, और ये दिखाता है कि सच और सेल्फ एक्सेप्टेंस हाई असली फ्रीडम है। इस तरह टाइटल एक इमोशनल प्योरिफिकेशन का सिंबल बन जाता है। 4. इंडिविजुअल और कलेक्टिव मीनिंग। नगोगी ने इंडिविजुअल कहानियों को कलेक्टिव स्ट्रगल के साथ जोड़ा है। टाइटल दिखाता है कि हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस देश के लार्जर मूवमेंट का पार्ट है। हर कैरेक्टर का पैन और सैक्रिफाइस एक कलेक्टिव होप में बदल जाता है। ग्रेन ऑफ व्हीट एक पर्सन नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का सिंबल है जो यूनिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इससे ऑथर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, पर्सनल एम्बिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी का वेलफेयर। कंक्लूजन। टाइटल अ ग्रेन ऑफ व्हीट नॉवल का पूरा एसेंस बताता है, सैक्रिफाइस, सफरिंग और रिन्यूअल। ये दिखाता है कि डेथ और पेन से ही नई जिंदगी और आज़ादी मिलती है। नगोगी ने क्रिश्चियन इमेजरी और पॉलिटिकल स्ट्रगल को ब्यूटिफुली कनेक्ट करके एक डीप और मीनिंगफुल टाइटल दिया है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Does Soyinka make a political statement in A Dance of the Forests? If yes, what sort of a statement is it? Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वाले सोइंका ने अपने प्ले अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स में कोई पॉलिटिकल मैसेज दिया है या नहीं। अगर हाँ, तो किस टाइप का स्टेटमेंट है, लीडरशिप, करप्शन और सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। वोल सोइंका का प्ले अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स 1960 में लिखा गया था, जब नाइजीरिया आज़ाद हुआ था। ये प्ले इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए लिखा गया था, लेकिन सोइंका ने इसमें सोसाइटी के फ्लॉस और करप्शन को दिखाया। उनका कहना था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से कुछ नहीं बदलेगा, जब तक मोरल और सोशल सुधर ना हो। ये प्ले एक वार्निंग है कि लीडरशिप और सोसाइटी दोनों को अपने अंदर झांकना होगा। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और सोइंका का उद्देश्य। ये प्ले एक सिंबॉलिक कमेंट था अफ्रीकन इंडिपेंडेंस पर। जब सब लोग सेलिब्रेशन में लगे थे, सोइंका ने सच दिखाया कि पुरानी और नई दोनों जनरेशंस करप्ट है। उन्होंने बताया कि आज़ादी तभी काम करेगी जब लोगों में एथिकल और इंटेलेक्चुअल बदलाव आएगा। प्ले के कैरेक्टर्स और सिचुएशंस पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के फ्लॉस को मिरर करते हैं। एग्जाम्पल, जब लोग एंसेस्टर्स को बुलाने के लिए रिचुअल करते हैं, तो उन्हें नोबल एंसेस्टर्स नहीं बल्कि फ्लॉड स्पिरिट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि पास्ट भी परफेक्ट नहीं था। ये हाई सोइंका का पॉलिटिकल मैसेज है। 2.
सिंबलिज्म और पॉलिटिकल एलेगरी। फॉरेस्ट एक सिंबॉलिक जगह है, सोसाइटी का मोरल जंगल। स्पिरिट्स ह्यूमन कॉन्शियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर्स जैसे फॉरेस्ट हेड, अरोनी और डेड मैन एंड वुमन न्याय और याददाश्त के सिंबल्स हैं। सोयिंका मिथ का यूज पास्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गलतियां दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, विलेजेस खुद को चोजन वंस कहते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर हिपोक्रिटिकल है, जैसे पोस्ट कॉलोनियल लीडर्स जो अपने आप को राइचस दिखाते हैं पर एक्शंस गलत होते हैं। पॉलिटिकल मैसेज ये है कि नेशन बिल्डिंग तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। 3. लीडरशिप और सोसाइटी की क्रिटिक। सोयिंका ने पॉलिटिकल क्लास को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने दिखाया कि पावर मिलने के बाद भी लीडर्स करप्ट हो गए। डेमोक और एडिनेबी जैसे कैरेक्टर्स सोसाइटी के मोरल और इंटेलेक्चुअल फेलियर को रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक का गिल्ट दिखाता है कि लीडरशिप बिना इंटीग्रिटी के खोखली है। एग्जाम्पल, डेमोक ने अपने असिस्टेंट को मार दिया फेम के लिए। ये दिखाता है कि लीडर्स भी अपने पर्सनल गेन के लिए दूसरों को सैक्रिफाइस करते हैं। सोयिंका का मैसेज है कि पर्सनल मोरालिटी के बिना पॉलिटिकल चेंज बेकार है। 4. पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका के लिए विजन। सोयिंका सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करते, वो एक विजन भी देते हैं जहां सोसाइटी अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों से सीखे। उनका मैसेज है कि इंडिपेंडेंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। योरुबा मैथोलॉजी और रिचुअल्स के जरिए वो स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। प्ले के एंड में डांस रिन्यूअल और प्योरिफिकेशन का सिंबल है, एक कॉल है मॉरल अवेकनिंग के लिए। इस तरह सोयिंका का पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक वार्निंग और एक होप दोनों है। कंक्लूजन, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स एक डीपली पॉलिटिकल प्ले है जिसमें सोयिंका ने अफ्रीकन सोसाइटी की हिपोक्रेसी और करप्शन को एक्सपोज किया। उनका कहना है कि बिना मोरल और एथिकल चेंज के आज़ादी का कोई मतलब नहीं। उनका मैसेज है, सेल्फ एग्जामिनेशन और इंटीग्रिटी के बिना प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं। ये प्ले एक रिमाइंडर है कि हर जनरेशन को अपने गलतियों से सीखना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 4. एग्जामिन द कैरेक्टर्स ऑफ लेनीज मदर एंड गॉड मदर इन आइस कैंडी मैन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें आइस कैंडी मैन नोवेल के 2 इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स, लेनी की माँ और उसकी गॉडमदर, का डिटेल्ड एनालिसिस करना है। हमें उनके नेचर, रोल और उनका पार्टीशन के दौरान समाज और महिलाओं के पर्सपेक्टिव पर क्या प्रभाव है, ये समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आइस कैंडी मन वापसी सिधवा का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल नॉवल है जो पार्टीशन के दौरान के दुख, तोड़फोड़ और इंसानी जज्बात को एक छोटी लड़की लेनी की आंखों से दिखाता है। इस नॉवल में लेनी की माँ और गॉडमदर 2 ऐसे महिला कैरेक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ, ह्यूमैनिटी और करेज का प्रतीक है। दोनों अलग अलग तरीके से विमेन एम्पावरमेंट और मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। मेन बॉडी। 1. लेनी की माँ, हिम्मत और दयालु स्वभाव का प्रतीक। लेनी की माँ एक स्ट्रांग और सेंसिटिव वुमन है जो अपनी फैमिली और समाज दोनों के प्रति जिम्मेदार है। पार्टीशन के समय वो अपनी जान जोखिम में डालकर हिंदू और सिख महिलाओं को बचाने का काम करती है। उसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, वो किसी धर्म या जाति के हिसाब से मदद नहीं करती। लेनी की माँ एक मॉडर्न पारसी औरत का एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल, बोल्ड और इमोशनली मैच्योर। वापसी सिधवा उसके कैरेक्टर के जरिए दिखाती है कि समाज के आम लोग भी मुश्किल वक्त में हीरोज बन सकते हैं। 2. गॉडमदर, न्याय और विजडम की आवाज। गॉडमदर लेनी के परिवार की एक रिस्पेक्टेड और वाइज औरत है जिसे सब लोग मॉरल गाइड के रूप में देखते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसका न्याय और फेयरनेस, वो हमेशा सही बात के लिए खड़ी रहती है। जब अय्या को आइस कैंडी मन चुरा लेता है, तब गॉडमदर हाई उससे वापस लाती है और उसको इंसाफ दिलाती है। वो डरने वाली नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाली औरत है। गॉडमदर का कैरेक्टर इंसानी इंसाफ, विजडम और डिग्निटी का प्रतीक है। 3. दोनों महिलाओं के बीच अंतर। लेनी की माँ और गॉडमदर दोनों ही स्ट्रांग और कंपैशनेट है, लेकिन उनका अप्रोच अलग है। लेनी की माँ ज्यादा इमोशनल और दिल से काम करती है, जबकि गॉडमदर लॉजिक और न्याय के हिसाब से डिसीजंस लेती है। एक तरफ माँ इंसानियत और दया का सिंबल है, तो दूसरी तरफ गॉडमदर मोरालिटी और जस्टिस की प्रतिमा है। दोनों मिलकर पारसी कम्युनिटी के न्यूट्रलिटी और ह्यूमनिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं पार्टीशन के दौरान। 4. प्रतीक और थीम्स। लेनी की माँ और गॉडमदर दोनों नोवेल में सिंबॉलिक है। माँ दया का प्रतीक है और गॉडमदर न्याय का।
दोनों लेनी के मोरल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इनके जरिए सिद्धांत दिखाती हैं कि महिलाएं सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं होती, बल्कि वो समाज को संभालने वाली शक्ति भी है, खासकर क्राइसिस के समय में। कंक्लूजन। आइस कैंडी मन में लेनी की माँ और गॉड मदर दोनों हाई महिला शक्ति के टू रूप है, एक इमोशन और दया का, और दूसरी न्याय और विजडम का। दोनों पार्टीशन के दौरान इंसानियत और इंसाफ की मिसाल बनती है। ये हमें सिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी महिलाएं अपने स्ट्रेंथ से दुनिया को रोशनी दिखा सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।